गुड आफ्टरनून छात्रों। तो कल हमने आवेश के प्रकार और आवेशन की विधियां, मूल आवेश तथा आवेश का क्वांटीकरण बताया था। तो आज हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स और इससे संबंधित बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताया था कि इस चैप्टर में जो आवेश होगा वो किस अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में। ठीक है, ये दो कोई आवेश हैं, कैसे हैं? स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, एक जगह पर स्थिर है, इसको मान लो A और इसको मान लो B। ये Q1 है और ये Q2, जिनके बीच की दूरी R है और इन पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो है F। ठीक है, तो इन आवेशों के लिए हमें कूलाम ने एक नियम दिया था जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, 1785 ईस्वी में दिया था ये नियम, याद रखें। ठीक है, और किन आवेशों के लिए? स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। क्वेश्चन आता है कि कूलाम का नियम किन आवेशों के लिए लागू होता है? तो आप बताएंगे स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। और चैप्टर शुरू करने से पहले हमने बताया था इस चैप्टर में जो आवेश की स्थिति होगी वो कैसी होगी? स्थिर। ठीक है, तो एक बार फिर से, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, इनके अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा में परिभाषा हमेशा लिखेंगे काले पेन से। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, आवेश तो स्थिर बिंदु नहीं, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ठीक है, एक बार फिर से, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अर्थात जो बल है ये तो आकर्षण होगा, ये तो प्रतिकर्षण, वह आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। परिमाणु का मतलब होता है बेटा कोई आवेश प्लस में है या माइनस में, उससे कोई मतलब नहीं, केवल उसकी मात्रा लिखनी है। ठीक है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, वर्ग भी है और उल्टा भी है। उसको क्या पढ़ेंगे? F। इसको पढ़ने के भी दो तरीके हैं, ये चिन्ह है, यही चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का और यही चिन्ह है व्युत्क्रमानुपाती का। पढ़ते कैसे हैं? यदि इसको पढ़ेंगे हम F व्युत्क्रमानुपाती तो क्या पढ़ेंगे? F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। ठीक है, फिर 1/r² नहीं पढ़ेंगे, अगर यहाँ पर कह दिया हमने व्युत्क्रमानुपाती। और यदि पढ़े हम F अनुक्रमानुपाती तो क्या हो जाएगा? 1/r²। ठीक है, अगर यहाँ व्युत्क्रम बोल दिया तो केवल r² हो जाएगा, अगर व्युत्क्रम नहीं बोला, अनुक्रम बोला, अनुक्रमानुपाती बोला तो क्या हो जाएगा? 1/r²। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अब आता है आकर्षण बल क्या है और प्रतिकर्षण बल क्या है। यदि दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं, मतलब सजाती हैं, तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। आपने देखा होगा कभी चुंबक जोड़ते समय यदि चुंबक के समान ध्रुव एक ही ओर हो जाए तो चुंबक घुड़ती नहीं बल्कि कैसी हो जाती हैं? तिरछी हो जाती हैं। मतलब उनके बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। ठीक है, तो जब
आवेश समान होंगे तो उनके मध्य लगेगा कौन सा बल? प्रतिकर्षण। और जब आवेश असमान होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। ठीक है, अब हमें पता नहीं कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में, इसलिए हमने कह दिया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमने बहुत बार बताया है, फिर से बता रहे हैं, जब भी हम फिजिक्स हो या गणित हो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं? नियतांक। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K बराबर नियतांक अर्थात किसी माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, या किसी माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, अब बेटा MKS पद्धति में K का जो मान होता है वो कितना होता है? 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, MKS पद्धति में जो K का मान होता है वो कितना होता है? 9 गुणे 10⁻9। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, और 9 गुणे 10⁻9 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 9 गुणे 10⁻9 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। यही हमारा कूलाम के नियम का व्यंजक है। ठीक है, ये कूलाम के नियम का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये जीरो जैसा चिन्ह है, ये जिस किसी राशि में लगा होगा उसका मतलब होता है ये यहाँ पर कंडीशन कौन सी है? ये जो माध्यम कौन सा है? निर्वात। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन का मतलब क्या हो जाएगा? माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, मतलब ये जो जीरो है नहीं, इसको नॉट पढ़ते हैं, लेकिन ये जो चिन्ह है किसी भी संख्या के साथ होगा तो समझ लो, संख्या का मतलब किसी राशि के साथ, तो समझ लो वह राशि कहां पे है? निर्वात में। ठीक है, और निर्वात में K का मान कितना होता है? 1। निर्वात के लिए K का मान, ये नोट पॉइंट है, निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। और धातुओं के लिए K का मान बराबर अनंत। परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान 1 से बड़ा। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ जैसे तेल, ठीक है, जल, तो तेल के लिए K का मान होता है 80। लगभग कितना होता है? 80। तेल के लिए K का मान कितना होता है? 80। ठीक है,
तो निर्वात के लिए के का मान 1, धातुओं के लिए के का मान अनंत और पराविद्युत पदार्थों के लिए के का मान 1 से बड़ा होता है। ठीक है, 1 इज लेस देन, ठीक है, तो 1 से बड़ा होगा, जो के का मान होगा वो बड़ा होगा पराविद्युत पदार्थों के लिए, 1 से बड़ा होगा के का मान। ठीक है, तो इस प्रकार कूलाम के नियम की परिभाषा और उसका व्यंजक हमने बताया। ठीक है, इस पूरे निगमन में अगर कहीं दिक्कत हो, कोई बात समझ में ना आई है, तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, ये बहुत ही सरल विधि है कूलाम के नियम के व्यंजक प्राप्त करने की और डेफिनेशन बताने की। ठीक है।